हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, ये दूसरा है। पहला चैप्टर हो चुका है जिसमें पंचायती राज के इतिहास के बारे में बात किया गया था पूरा डिटेल रूप से। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल पेज पर उसको देखिए। उसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंचायतों का वर्तमान स्वरूप। ठीक है, पहला पॉइंट अगर हम इसमें देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान और स्वरूप और शक्तियाँ, पंचायतों के निर्वाचन आरक्षण की व्यवस्था, इस पहले पॉइंट में इतने सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इसका सारांश रूप लिखा है। जो चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, पंचायतों में निर्वाचन एवं आरक्षण से संबंधित, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों पर मेरे जाएंगे। और पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर खंड समिति, जिला परिषद। तो अभी सभी ये सभी चीज़ें अभी हम आगे आएंगे। इसी का सारांश चीज़ें जो है इधर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम संविधान संशोधन से, 73वें संविधान संशोधन से। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 क्या था? तो इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और 16 अनुच्छेद व एक नई अनुसूची जो है जोड़ी गई, जिसको 11वीं अनुसूची कहा जाता है। और इसे जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा इस तरीके से प्रदान किया गया। ठीक है, ये अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है। इस संवैधानिक संशोधन के आधार पर पंचायती राज के संबंध में प्रमुख रूप से निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। संरचना इसमें बात करें तो गांव सभा में बात करें तो इस अधिनियम में प्राथमिक स्तर पर गांव सभा की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक गांव के सभी वयस्क नागरिकों से मिलकर बनने वाली सभा को गांव सभा का नाम दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है त्रिस्तरीय ढांचा का विकास की बात की गई है, यानी कि इसमें गांव सभा के अतिरिक्त जो है इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था किया गया है। 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो उसमें आता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड या मध्यस्थीय स्तर पर खंड समिति, क्षेत्र समिति या फिर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जो है जिला पंचायत आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 स्तर पर बांटा गया है। दूसरा इसमें आता है पंचायतों के चुनाव। ठीक है, तो पंचायतों का चुनाव ये किसके तहत दूसरा आता है? जो हम संरचना देख रहे हैं, संरचना में गांव सभा हो गया, गांव संरचना के बाद अब हम देखते हैं पंचायतों का चुनाव। तो पंचायतों के सभी स्थान जो है पंचायत राज क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से पंचायत प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाते हैं। और इस उद्देश्य के लिए जो है प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं तो ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष जो होता है इसी रीति से चुना जाएगा जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके सदस्यों द्वारा अपने हिस्से में से ही किया जाएगा। ठीक है, चुनाव की विधि तो पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी जनता चुनेगी। और जिला पंचायत के स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, यानी कि जो सदस्य चुने जाएंगे उन्हीं के बीच में से एक अध्यक्ष चुना जाएगा। मध्यवर्ती स्तर की संस्था के अध्यक्ष का चुनाव जो है प्रत्यक्ष हो तथा अप्रत्यक्ष, यह बात संबंधित राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाएगा। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था इसमें भी किया गया है। ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। ग्राम पंचायतों में कम से कम 1/3 पद जो है प्रतिशत जो है पद जो है क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या जो संख्या होगी उनमें भी 1/3% स्थान पर उन जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के और स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष पद यानी सरपंच के लिए भी किया गया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संबंध में अध्यक्ष पद के लिए उसी अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे जिस अनुपात में उस क्षेत्र में उनकी जनसंख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। ग्राम पंचायतों में अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के 1/3 स्थान के लिए जो है 1/3 स्थान महिलाओं के लिए क्या होंगे, आरक्षित होंगे। ठीक है, प्रत्येक खंड में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष पद पर जो है महिलाओं के लिए यह आरक्षण चक्रानुक्रम से आवंटित किया जाएगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए यह आरक्षण उस अवधि तक प्रभावी रहेगा जिस अवधि तक अनुच्छेद 334 के अधीन उन्हें आरक्षण प्राप्त है। राज्य विधानमंडल को यह अधिकार होगा कि यदि
यह उचित समझे तो ग्राम पंचायत में अध्यक्ष पद पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे। ठीक है, तो इसमें ये राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अनुसूचित जातियां, जनजातियां या महिलाएं जिनके लिए आरक्षित स्थानों की व्यवस्था किया गया है, उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। नेक्स्ट इसमें आता है संरचना में सदस्यों की योग्यताएं। ठीक है, सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताएं आवश्यक होती हैं। पहला है नागरिक ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ठीक है, दूसरा है कि वह व्यक्ति प्रवृत्ति विधि के अधीन राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता यानी आयु के अतिरिक्त अन्य योग्यताएं रखता हो, यदि वह संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अधीन पंचायत सदस्य का निर्वाचित होने के योग्य हो। ठीक है, इसके बाद कार्यकाल की बात आती है तो पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इसके पूर्व भी उनका विघटन किया जा सकता है यदि उस समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन ऐसा उपबंध हो। किसी पंचायत के गठन के लिए चुनाव का 5 वर्ष की अवधि के पूर्व और विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि के समाप्त होने के पूर्व करा लिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है पंचायतों का निर्वाचन। तो पंचायतों के निर्वाचक नामावली तैयार करने, पंचायतों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ठीक है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाएगा इनका जो है निर्वाचन, और इस कार्य के लिए राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये याद रखिएगा। पंचायतों में महिला आरक्षण की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 243D में निहित प्रावधानों के अनुसार संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आने वाले सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की 1/3 सीटें और अध्यक्ष के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। निम्नलिखित राज्यों ने सदस्यों और सरपंचों के बीच महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की कानूनी प्रावधान किया है। इसमें अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उत्तराखंड राज्य आते हैं। ठीक है, जहाँ पे 50% जो है कानूनी आरक्षण महिलाओं के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट सरकार ने पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण मौजूदा 1/3 से बढ़ाकर 50% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। तदनुसार भारत के संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया था। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण ग्रामीण आबादी के प्रतिशत के आधार पर होगा, न कि कुल आबादी के आधार पर होगा। ठीक है, इसके बाद आता है ग्राम पंचायत में प्रतिनिधियों का चुनाव, और उसमें चुनाव में पहला चुनाव आता है ग्राम प्रधान का चुनाव, क्योंकि धारा 11 के ख के 1 में जो है वो इसका वर्णन है ग्राम प्रधान का चुनाव। तो ग्राम सभा सदस्यों के द्वारा इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रणाली द्वारा जो है प्रधान का चुनाव किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन मीन्स इसमें जनता डायरेक्ट चुनती है, वोट डालती है। ठीक है, और यदि पंचायत के सामान्य चुनाव में प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता है तथा पंचायत के लिए 2/3 इसे कम सदस्य ही चुने जाते हैं, तो उस दशा में सरकार एक प्रशासनिक समिति बनाएगी जिसकी सदस्य संख्या सरकार तय करेगी। सरकार एक प्रशासक भी नियुक्ति कर सकती है। प्रशासनिक समिति व प्रशासक का कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इस अवधि में ग्राम पंचायत, उसकी समितियों तथा प्रधान के सभी अधिकार इसमें निहित होंगे। 6 माह में निहित प्रक्रिया द्वारा पंचायत का गठन किया जाएगा। ग्राम प्रधान के कार्य एवं अधिकार की बात करते हैं तो देखिए ग्राम प्रधान के कार्य क्या क्या होता है और उनके अधिकार क्या क्या हैं। तो ग्राम सभा की एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना व बैठक की कार्यवाही पर नियंत्रण करना, ये ग्राम सभा का जो है कार्य होता है, अधिकार होता है इनका। ठीक है, ग्राम प्रधान के ग्राम पंचायतों में चल रही विकास योजना, निर्माण कार्य, अन्य कार्यक्रमों की जानकारी रखना, यह ग्राम प्रधान का कार्य है। ठीक है, पंचायत की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन की देखभाल करना तथा इसकी सूचना गांव वालों को देना, यह ग्राम प्रधान का कार्य है। पंचायती राज संबंधी विभिन्न रजिस्टरों का रखरखाव करना व ग्राम पंचायत द्वारा रखे गए कर्मचारियों की देखभाल करना। ठीक है, इसके बाद 5वां कार्य है ग्राम पंचायत के कार्यों को क्रियान्वित करना, सरकारी कर्मचारियों से आवश्यक सहयोग लेना व सहयोग देना। ठीक है, 6वां कार्य है ग्राम पंचायत संबंधी संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था करना, ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित विभिन्न शुल्कों की वसूली भी सुनिश्चित करना, ये भी कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है इसमें उप प्रधान का चुनाव। तो उप प्रधान का चुनाव जो ये लिखा गया है धारा 11 के ग के फर्स्ट में, और उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है। यदि उप प्रधान का चुनाव ना हो पाए तो नियत अधिकारी किसी सदस्य को उप प्रधान मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तीसरा इसमें आता है प्रधान का त्याग। तो प्रधान का त्यागपत्र या उन्हें पद से हटाया जाना, यह धारा 18 में वर्णन है इसका। और प्रधान स्वयं जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को लिखित रूप से अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। यदि 7 दिनों के अंदर वह त्यागपत्र वापस नहीं लेगा तो अगले दिन से त्यागपत्र स्वीकृत हो जाएगा। यदि प्रधान ग्राम पंचायत का सदस्य न रह जाए तो उसका पद खाली हो जाएगा।
ग्राम पंचायत सदस्य खुद लिखकर अपना त्यागपत्र प्रधान को देंगे और 7 दिनों के अंदर वापस नहीं लेने पर वो है शुभकृत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कितने दिनों में ये शुभकृत हो जाएगा। अगर त्यागपत्र दिया जाता है तो 7 दिनों के अंदर जो है वापस नहीं लेने पर वो स्वीकृत ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट जिसमें हमने देखा उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायत संस्थानों के संबंधित विधायी प्रावधान, स्वरूप, शक्तियां, पंचायतों के निर्वाचन आरक्षण की व्यवस्था। दूसरा इसमें हम पॉइंट देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें समरी की बात करेंगे तो क्या क्या भूमिका होगी राज्य निर्वाचन आयोग की। तो वर्तमान चुनाव आयुक्त तो ये हैं मनोज कुमार। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और स्थानीय निकायों का चुनाव संपन्न कराने का उत्तरदायी ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होता है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1994 में हुआ। मुख्यालय इसका लखनऊ है। ठीक है, परिणाम की तिथि व परिणाम की घोषणा करना इसका कार्य है। मतगणना के लिए तिथि व स्थान का निर्धारण भी करता है। चुनाव प्रतीकों का आवंटन भी करता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करता है। मतदान की सूची और तिथि का निर्धारण करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की निर्वाचन की नियुक्ति करता है। तो ये इतना राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य निर्वाचन में जो है इनकी ये भूमिका है, ये समरी के रूप में हमने देख लिया। अब इसको हम विस्तृत से देखेंगे। ठीक है, चलिए राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इत्यादि के निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग का सहायक होता है। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में जो है पंचायत तथा नगर निकायों के निर्वाचन के लिए जो है उत्तरदायी होता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश, जिसे आमतौर पर उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के रूप में जाना जाता है, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। और आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग कौन है? मनोज कुमार हैं। ठीक है, आयोग का गठन कब किया गया था? तो अप्रैल 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। भारत का 73वां 74वां संविधान संशोधन पारित होने के बाद ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 5 वर्ष के कार्यकाल के साथ स्थायी अविभाज्य स्थानीय निकायों का निर्वाचन अनिवार्य किया गया था। वर्ष 1993 में अनुच्छेद 243 के तहत स्थानीय स्व सरकारी निकायों का चुनाव कराने के लिए सभी राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्माण की अनुमति दी गई थी। इनका कार्य क्या होता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 और यूपी यानी कि क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 के तहत ग्राम पंचायत, जिसमें ग्राम परिषद आता है, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्रीय परिषद और जिला पंचायत जिला परिषद के चुनाव कराने के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट जो होता है वो राज्य चुनाव आयोग के सामान्य पर्यवेक्षण के तहत जो है अपने संबंधित जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये बातें होगी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव संपन्न कराना मेन कार्य इसका है। मतदाता सूची तैयार करना व उसका प्रकाशन करना यह भी कार्य है। निर्वाचन संबंधित सार्वजनिक अधिसूचना जारी करना इसका कार्य होता है। नामांकन के लिए उपयुक्त तिथियों की घोषणा करता है। वैध उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन करता है। निर्वाचन हेतु तो आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित कराता है। मतदान का समय वोटों की गिनती तथा परिणामों की घोषणा भी करता है। निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची महामहिम राज्यपाल को सौंपता है। तो इस तरीके से ये इतने सारे जो है कार्य होते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के। ठीक है, ये ऑप्शन में इस तरीके से करके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य नहीं है। 3 इसमें से दे दिया, एक जो है कोई दूसरा दे दिया, तो इस तरीके से पूछ सकता है, इसलिए आपको इसमें आना चाहिए। अगला है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। तो आयुक्त की नियुक्ति की बात करेंगे तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। परंतु आयुक्त के रूप में कोई व्यक्ति यदि वो पहले से सरकारी सेवा में है तब तक आयुक्त का पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसे उस सेवा से त्यागपत्र न दे दिया हो या सेवा निवृत्त न हो गया हो जिसमें वो सेवारत था। ठीक है, पदावधि की बात करेंगे तो आयुक्त जो होगा उसकी अवधि जो होती है वो कार्यकाल होगा 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष के लिए अपने पद पर पद धारण करेगा। परंतु किसी आयुक्त द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वो अपना पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, अर्हताएं और पात्रता की बात करें तो किसी व्यक्ति को आयुक्त के पद पर भर्ती के लिए आवश्यक है कि वो केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव या उससे उच्च स्तर का कोई अधिकारी हो, जो उसने जिला मजिस्ट्रेट या मंडल आयुक्त का पद आवश्यककृत किया हो और सचिवालय में कोई ज्येष्ठ प्रशासकीय पदकृत किया हो। तो ये जो है पात्रता होती है आयुक्त बनने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त
यह राज्य चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS का एक सेवानिवृत्त अधिकारी आयुक्त को मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या उससे 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होता है। ठीक है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? मनोज कुमार। अब उत्तर प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियमावली 1994 की अगर हम बात करें तो संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947, जिसको संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 25 सन 1947 की धारा 110 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित जो नियमावली बनाते हैं। ठीक है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। तो यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्य, प्रधान, उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली 1994 जो है कही जाएगी। इसके अंतर्गत अधिनियम का तात्पर्य संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 से होगा। निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 खंड घ में निर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से होगा। निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार का तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से होगा जिनका नाम नियम 19 के अधीन तैयार की गई चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में सम्मिलित हो। निर्वाचन का तात्पर्य होगा ग्राम पंचायत में स्थान भरने के लिए निर्वाचन से होगा। ठीक है। निर्वाचन विवरण का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन विवरणी से होगा। मतदाता का तात्पर्य किसी निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे सदस्य से है जिसे मत देने का अधिकार हो। पंचायत निरीक्षक के अंतर्गत सहायक विकास अधिकारी भी होता है। मतदान विवरणों का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतदान विवरणी से होता है। स्थान का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित स्थान से होता है। और प्रतीक का तात्पर्य नियम 12 के अधीन तैयार की गई सूची में सम्मिलित किसी प्रतीक से होता है। ठीक है। अब देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका। राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचन में भूमिका क्या होती है, साथ ही साथ इसमें हम जानेंगे पहला मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी पंचायत और जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अपेक्षित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचनों के लिए जो है निर्वाचक नामावलियां तैयार करने और उनको प्रकाशित करने और निर्वाचनों के संचालन संबंधी कृत्य जो है संपादित करेंगे। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा। राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की बात करें तो प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत में कोई स्थान या स्थानों को भरने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर उसको कहते हैं नियुक्त करेगा, जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा। निर्वाचन अधिकारी इस अध्याय के अधीन अपेक्षित कृत्य करेगा और किसी भी निर्वाचन में उसका सामान्य कर्तव्य होगा कि वह सब कार्य और बात करें जो अधिनियम और नियमावली द्वारा उपबंधित रीति में निर्वाचन का प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक हों। उपनियम 2 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य निर्वाचन आयोग यदि ऐसा करना आवश्यक समझे आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि इस नियमावली के अधीन निर्वाचन अधिकारी को ऐसी शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो उसके द्वारा सामान्य निर्देशों को विनिर्दिष्ट किए जो आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे निर्बंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए मतदान स्थल पर मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाएगी या निर्वहन किया जाएगा। सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला मजिस्ट्रेट किसी भी निर्वाचन अधिकारी को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है। यानी इसमें जिला मजिस्ट्रेट जो है किसी भी निर्वाचन अधिकारी को जो है नियुक्त करता है सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में। प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी जो होता है निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचन अधिकारी के समस्त कार्य को जो है संपादित करने का सक्षम होता है जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो। इस अध्याय में निर्वाचन अधिकारी भी सम्मिलित है। इस कृत्य के लिए संपादन के लिए वो इस नियम के अधीन प्राधिकृत है। मतदान स्थल का निर्धारण की बात करें तो निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान स्थल भी निर्दिष्ट करेगा। मतदान अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए एक मतदान अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। उसी व्यक्ति को एक से अधिक मतदान स्थल के लिए मतदान अध्यक्ष जो है नियुक्त किया जा सकता है। मतदान अध्यक्ष उन कार्यों को करेगा जो इस विषय के अधीन उसके द्वारा किए जाने से अपेक्षित हो और उसका यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वो मतदान स्थल पर व्यवस्था बनाए रखें और यह देखें कि मतदान सुचारू रूप से हो गया हो। ठीक है। यदि मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल से अनुपस्थित होने के लिए विवश हो तो उसके कार्यों का संपादन ऐसा मतदान अधिकारी करेगा जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए जो है पूर्व से प्राधिकृत हो, पहले से जो है उसको लगाया गया हो। मतदान अधिकारी कौन होता है? निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए उतने मतदान अधिकारी या पोलिंग ऑफिसर को कहते हैं
या अधिकारियों को जितना कि वह मतदान अध्यक्ष के कार्यों में सहायक करने और ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए जो कि इस विषय में दिए गए कार्यों के लिए आवश्यक समझे नियुक्ति करेगा। ठीक है, यदि मतदान अधिकारी मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो उसकी जगह पे मतदान अध्यक्ष उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से निर्वाचन या निर्वाचन के संबंध में नियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को जो मतदान स्थल पर उपस्थित है अनुपस्थित पूर्वोत्तर अधिकारी के दौरान में मतदान अधिकारी नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, और ऐसी नियुक्ति किसी भी दशा में निर्वाचन अधिकारी को तदनुसार सूचना देगा। ठीक है, निर्वाचन अभिकर्ता की अगर हम बात करें तो निर्वाचन का उम्मीदवार लिखित में जो है संबंधित ग्राम पंचायत कार्य के निर्वाचक को अपना निर्वाचन अभिकर्ता यानी इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर सकता है और इसी नियुक्ति सूचना निर्वाचन अधिकारी को दिया जाएगा। ठीक है, मतदान अभिकर्ता क्या होता है तो निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ग्राम पंचायत के निर्वाचकों में से किसी एक अन्य व्यक्ति को मतदान स्थल पर ऐसे उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता के रूप में जो है कार्य करने के लिए नियुक्ति कर सकता है। निर्वाचन की सूचना और दिनांक का निर्धारण, तो जब कभी सामान्य चुनाव किया जाना हो जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार किसी ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऐसे दिनांक से पहले जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएं ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने की अपेक्षा कर सकता है। प्रतिबंध यह है कि इस नियम की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को जिले की सभी ग्राम पंचायतों या ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक ही सूचना जारी करने के लिए निवारित नहीं करेगी। जिला मजिस्ट्रेट ऐसे निर्देशों को अधीन रहते हुए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाएं उसमें से अगर हम बात करें तो पहला है कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक और स्थान और समय। दूसरा है नाम निर्देशन पत्रों की जांच करने का दिनांक समय और स्थान। तीसरा उम्मीदवारों से नाम वापस लेने का दिनांक स्थान और समय। चौथा है दिनांक जब और समय जिसके बीच मतदान यदि आवश्यक होगा तो होगा और निश्चित भी होगा। निर्वाचन अधिकारी ऐसे दिनांक स्थान और समय की जो कि उपनियम 1 व 2 के अधीन नियत किए जाए सार्वजनिक घोषणा ऐसी रीति में करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट नियत करे। उम्मीदवारी से नाम की वापसी, तो कोई भी उम्मीदवार लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी से नाम वापस ले सकता है जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और यह निर्वाचन अधिकारी का उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियम 14 के अधीन नाम वापसी के लिए नियत दिनांक और समय के बीच किया जाएगा। एक बार दी गई नोटिस वापस नहीं ली जा सकती है और वो जो है अंतिम होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और प्रतीकों का आवंटन। तो निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और प्रतीकों का आवंटन इसमें देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस नियम के तहत ये रखा जाता है, कौन सूची और प्रतीकों का आवंटन करता है। तो नियम 14, ठीक है, नियम 14 के अधीन जो है उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिए नियत दिनांक की समाप्ति के ठीक पश्चात निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करता है। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में निर्वाचन लड़ने वालों के नाम वर्णमाला क्रमानुसार और उसमें उसी प्रकार दिए जाएंगे जैसे में उनके नाम निर्देशन पत्रों में दिए गए हों। वर्णमाला क्रमानुसार का उदाहरण जो है उम्मीदवारों के वास्तविक नामों के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के साथ साथ निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किए गए किन्हीं सामान्यतः विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए अलग अलग प्रतीक जो है आवंटित करेगा। तो कौन करता है तो राज्य निर्वाचन अधिकारी करता है और ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को कोई प्रतीक आवंटित किया जाना अंतिम होगा सिवाय उस दशा में जब यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसी निमित्त जारी किए गए किन्हीं निर्देशों से असंगत हो और उस दशा में राज्य निर्वाचन आयोग आवंटन को ऐसी रीति से संशोधित कर सकता है या उचित जैसा यह उचित समझे। ठीक है, यानी कि निर्वाचन अधिकारी के द्वारा कोई भी प्रतीक दिया गया जो है अंतिम होगा, लेकिन अगर कोई ऐसी दशा आ जाए जहाँ से उसमें जो है असंगत चीज़ें मिल जाएं तो उस तरीके से करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को जो है उसमें बदल भी सकता है। ठीक है, प्रत्येक उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उम्मीदवार को आवंटित किए गए प्रतीकों की सूचना तुरंत दी जाएगी और उसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक नमूना दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है निर्विरोध निर्वाचन। तो ये नियम जहां नियम 19 के अधीन सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी ये पाए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाला केवल एक ही उम्मीदवार है तो वो ऐसे उम्मीदवार को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा। ठीक है, फिर आता है सविरोध निर्वाचन। ये नियम 19 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन करने लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1 से अधिक है तो यह ऐसी रीति से जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट किया जाए
सूची को तुरंत प्रकाशित करेगा और ये घोषणा भी करेगा कि मतदान इस नियमित निर्धारित दिनांक को और स्थान पर समय के दौरान होगा। प्रतिबंध यह है कि ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसका नाम निर्देशन मतदान को रद्द किए समय वैध रहा हो, पुनः नाम निर्देशन आवश्यक न होगा। प्रतिबंध यह भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने नोटिस के लिए उम्मीदवार के रूप में जो है नाम निर्देशित किए जाने के नाम निमित्त पात्र ना होगा। ठीक है। मतदान स्थल में प्रवेश की अगर हम बात करेंगे तो मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल में निर्वाचकों के प्रवेश को जो है करेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों को बाहर रखेगा। उसमें क्या होगा कि मतदान अधिकारी, प्रत्येक उम्मीदवार और उसका निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता, पुलिस अधिकारियों, कर्तव्यरूढ़ और अन्य सेवक, इनको छोड़कर सभी व्यक्तियों को बाहर रखेगा। इसके अलावा निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा हो तो भी चलेगा। अंधे, अशक्त निर्वाचक के जो सहायकता के बिना चल फिर न सकते हो, साथ का व्यक्ति और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें मतदान अध्यक्ष मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए समय समय पर आने दें। ठीक है, तो इन सभी को छोड़कर बाकी सभी को बाहर रखेगा। मतदान अध्यक्ष नियम 14 के उप नियम 2 के अधीन निश्चित समय पर मतदान स्थल को बंद कर देगा और उसके बाद किसी निर्वाचक को प्रवेश नहीं करने देगा। प्रतिबंध यह है कि सभी निर्वाचकों को जो मतदान केंद्र के भीतर उसे इस प्रकार बंद किए जाने से पूर्व उपस्थित हों अपना मत अभिलिखित करने का हक होगा। यदि यह प्रश्न उठे कि किसी निर्वाचक का उप नियम 2 के प्रतिबंधनात्मक खंड के प्रयोजनों के लिए मतदान स्थल बंद हो किए जाने से पूर्व वहां पर उपस्थित समझा जाए या नहीं, तो वो मतदान अध्यक्ष के निर्णय के लिए अवधिष्ट किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा और उस पर न्यायालय या न्यायाधिकरण की आपत्ति नहीं की जा सकती। मतदान की प्रक्रिया कैसे होती है, तो प्रत्येक इस विषय के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मतदान पत्र पर चिन्ह लगाकर मतदान देने की रीति का अनुसरण किया जाएगा और कोई मत प्रातिनिधिक मतदान की रीति से स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रातिनिधिक यानी कि प्रॉक्सी जिसको कहते हैं, माने छल चपट वाला मतदान, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। मतपत्र एक प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्रपत्र में ऐसी डिजाइन का होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग अनुमोदित किया जाए। किसी निर्वाचक को मतपत्र जारी करने से पूर्व उस पर ऐसे सुभेदक चिन्ह की मुहर लगाई जा सकेगी जैसे राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। मतदान की सूचना की बात करें तो मतदान का स्थान मतदान केंद्र के बाहर और भीतर प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रदर्शित किया जाएगा। पहला इसमें है मतदान क्षेत्र विनिर्दिष्ट करती हुई एक सूचना जिसके निर्वाचकों को यथास्थिति मतदान स्थान या मतदान केंद्र पर मत देना हो। दूसरा है नियम 19 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रतिलिपि होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मतदान की गोपनीयता के लिए व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है। मतदान स्थल पर उतनी संख्या में मतदान कोष्ठ होंगे जिसमें निर्वाचक अपने मत और अन्य व्यक्तियों की दृष्टि से बचाकर अवलिखित कर सकें जैसा निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समझे। ठीक है। तो यानी कि गुप्त मतदान होता है, उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा। आपात स्थितियों में मतदान का स्थान भी होगा। यदि किसी निर्वाचन में मतदान स्थल पर कार्यवाहियों में किसी बलवा या हिंसा द्वारा अवरोध किए जाने की बाधा डाली जाए या किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना संभव न हो तो ऐसे मतदान स्थल का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। फिर आता है गणना के लिए समय स्थान नियत करना। यानी अब गणना की बात करेंगे, मतदान हो गई तो इसके लिए भी समय स्थान और नियत करना। तो ये निर्वाचक अधिकारी मतों की गणना के लिए कोई दिनांक नियत करेगा। जो कौन करेगा? निर्वाचक अधिकारी करेगा। ठीक है। जो मतदान पूरा करने के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से होगा और वो स्थान समय निश्चित करेगा जहां पर मतों की गणना की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को ऐसे दिनांक, समय और स्थान की सूचना देगा। ठीक है। परिणाम की घोषणा फिर इसके बाद होगी। निर्वाचन अधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या में मत प्राप्त करने वाले को उम्मीदवार को जो है विजयी घोषित करेगा। ठीक है। ना भरे गए स्थानों के लिए निर्वाचन की अगर हम बात करें तो इसमें किसी स्थान में रिक्त बने रहने की सूचना प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट यथाशक्ति शीघ्र संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से ऐसे दिनांक के पूर्व जो उसके द्वारा निश्चित किए जाएं ग्राम पंचायत के लिए सदस्य का निर्वाचन करने के लिए कहेगा। ठीक है। नियम 14 के उपनियम 2 में उल्लिखित प्रत्येक मत के लिए नया दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा और इस अध्याय में उपबंध यथासंभव ऐसी स्थिति को भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के संबंध में लागू होंगे। ठीक है। यदि फिर भी निर्वाचन क्षेत्र में उपनियम 1 के अधीन हुए निर्वाचन में सदस्य निर्वाचन न किए जा सकें तो जिला मजिस्ट्रेट इस तथ्य की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा। तो ये सारे कार्य जो है होते हैं मतदान करना, मतदान से लेकर मतदान की गणना और विजयी होने तक के सारे प्रोसेस जो है इस तरीके से किया जाता है। ठीक है।
इसको आप जान लीजिए, इसमें क्वेश्चन न संभावना लेकिन जानना जरूरी है। अब तीसरा इसमें पॉइंट आता है ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की समितियां। इससे इम्पोर्टेंट है, ये इसका सारांश है। पंचायत की संरचना कुछ इस तरीके से बनी होती है, ठीक है। जिसमें ग्राम पंचायत है, त्रिस्तरीय पंचायत है ना, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। अब इसमें ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो इसमें जो इसका अध्यक्ष होता है, मुखिया प्रधान कहते हैं उसको, ठीक है। इनका मत जो होता है, ये प्रत्यक्ष चुनाव इनका होता है, ठीक है। केंद्र और राज्य योजनाएं, इनका कार्य क्या होता है, केंद्र और राज्य की योजनाएं जो है लागू करवाया जाता है ग्राम पंचायत में। पंचायत समिति का जो मेन होता है अध्यक्ष, वो प्रमुख कहलाता है और इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। और वार्षिक योजनाएं एवं खाका तैयार करना एवं उसे जिला पंचायत को सौंपना इनका कार्य होता है। जिला पंचायत का जो मेन होता है अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है। ये निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं, उन्हीं में से चुना जाता है जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष। महिलाओं के लिए तिहाई स्थान आरक्षित होते हैं इसमें। और अप्रत्यक्ष मत के द्वारा अगर हम बात करें तो इसमें पर्यवेक्षक एवं समन्वय के रूप में ये कार्य करते हैं। अब इसके बाद कुछ चीजें हैं जिसको जानना जरूरी है, उसको जान लेते हैं। दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन 1994 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था मूलभूत इकाई क्या होती है, ग्राम होती है, ठीक है। प्रत्येक ग्राम सभा अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए प्रधान निर्वाचित करती है। ग्राम प्रधान वही व्यक्ति चुना जाता है जिसकी आयु 21 वर्ष से कम ना हो, ठीक है। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा को कार्यकारिणी समिति कहा जाता है। ग्राम पंचायत में एक प्रधान तथा 9 से लेकर 15 तक सदस्य होते हैं। अब ये कैसे निर्धारित होगा, तो ये 1000 जनसंख्या अगर गांव की है तब 9 सदस्य होंगे। 1000 से अधिक परंतु 2000 से कम की जनसंख्या है तब 11 सदस्य होंगे। 2000 से अधिक परंतु 3000 से कम जनसंख्या है तो 13 सदस्य होंगे। और 3000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव में ग्राम पंचायत के 15 सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के कुल पदों में से 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार होती है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत की माह में एक बैठक आवश्यक है। बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन पहले पूर्व सभी सदस्यों को दिया जाता है। बैठक सार्वजनिक स्थान पर ही होगी। यदि पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहें तो भी प्रधान को 15 दिन के अंदर जो है बैठक बुलानी होगी। ग्राम पंचायत के प्रत्येक पद हेतु चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये मोटा मोटा जो है एक डिटेल था। अब ग्राम पंचायत में जो समितियां होती हैं, समितियों का गठन किया जाता है, टोटल 6 समितियां होती हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है, नियोजन एवं विकास समिति, प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, ठीक है, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति और जलकर समिति। ये 6 समितियां होती हैं, क्योंकि हर ग्राम पंचायत में 6 समितियों का गठन किया जाता है। अब इनके कार्य देख लेते हैं। तो देखिए, नियोजन एवं विकास समिति की बात करें तो इनका गठन सभापति, प्रधान, 6 अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अनिवार्य होता है इसमें। इसका कार्य क्या होता है, तो ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना। निर्माण कार्य समिति की बात करें तो इसमें गठन होता है सभापति, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, 6 अन्य सदस्य जिसमें आरक्षण उपयुक्त पहले की भांति माने कि अनुसूचित SC ST OBC और महिला का एक सदस्य इसमें होना अनिवार्य है। और इसका कार्य होता है समस्त निर्माण कार्य कराना, गुणवत्ता निश्चित करना। शिक्षा समिति में सभापति होते हैं, उप प्रधान होते हैं, 6 अन्य सदस्य गण होते हैं जो आरक्षण जो पहले की भांति यानी कि जैसे कि SC ST OBC और अन्य पिछड़ा और महिला का एक सदस्य होना अनिवार्य है। प्रधान अध्यापक, सहयोजित अभिभावक भी इसमें सम्मिलित होते हैं शिक्षा समिति में। इसका कार्य होता है प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और साक्षरता आदि संबंधी कार्य करना। प्रशासनिक समिति की बात करेंगे तो इसमें सभापति, प्रधान, 6 अन्य सदस्य होते हैं और ऊपर की भांति इसमें SC ST OBC, पिछड़े वर्ग और महिला का एक सदस्य होना अनिवार्य है। इसका काम होता है कमी खामी जो होती है उसके निरीक्षण संबंधी प्रत्येक कार्य करना, ठीक है। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की बात करेंगे तो इसमें सभापति होते हैं, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य होते हैं, 6 अन्य सदस्य होते हैं उपरोक्त विभाग। और इसका कार्य होता है चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य, समाज कल्याण योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति एवं संरक्षण करना। तो ये सभी समितियां होती हैं, समितियों के कार्य होते हैं, ठीक है। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम ग्राम पंचायत को देखेंगे। ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया गया, तो जो कि पंचायती राज अधिनियम के बारे में ये बताता है कि देश के हर गांव में एक ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का गठन किया जाना आवश्यक है। और इस अधिनियम की धारा 12 के अनुसार
हर गांव में एक ग्राम सभा पंचायत का गठन किया जाएगा। जो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव होगा। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य है वही व्यक्ति जो है ग्राम सभा का भी सदस्य होता है। तो ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के धारा 12 में इसका वर्णन किया गया है ग्राम पंचायत के बारे में। तो ये जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक बात ध्यान रखने योग्य कि ग्राम सभा का हर व्यक्ति, हर एक सदस्य ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होता। गांव के ग्राम सभा के कार्यकारिणी समिति को ही ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन कहाँ पर होता है? तो ये धारा 12 के 1 में बातें कही गई हैं ग्राम पंचायत के गठन के बारे में। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की पहली इकाई ग्राम पंचायत में एक प्रधान व कुछ सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या पंचायत क्षेत्र की आबादी के अनुसार निम्न प्रकार से होगी। इसमें इस तरीके से दिया गया है। अगर गांव की जनसंख्या 500 तक की है तो 5 सदस्य होंगे। 500 से लेकर 1000 तक की जनसंख्या है तो 9 सदस्य होंगे। 1001 से लेकर 2000 तक की जनसंख्या पर 11 सदस्य होंगे। 2001 से लेकर 3000 तक की जनसंख्या अगर गांव की है तो 13 सदस्य होंगे। 3001 से लेकर 5000 तक की अधिक जनसंख्या पर क्या होगा? 15 सदस्य जो है नामित किए जाएंगे। तो इस तरीके से गांव की जनसंख्या पर जो है इस तरीके निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक कार्यालय होता है जो एक पंचायत सेवक के अधीन होता है। ठीक है, पंचायत सेवक की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, इसलिए उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन भी मिलता है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसको होता है? तो ग्राम प्रधान को होता है। ठीक है, बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी होती है। ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके लिखित रूप से यदि बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो 15 दिनों के अंदर ग्राम प्रधान को बैठक की आयोजित करनी होगी। ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से एक उप प्रधान निर्वाचित किया जाता है। यदि उप प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जा सका हो तो नियत अधिकारी किसी सदस्य को उप प्रधान नामित कर सकता है। इसके बाद आता है पंचायत समिति दूसरा। पंचायत समिति की अगर हम बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर गठित निकाय जो है पंचायत समिति कहलाती है। ठीक है, पंचायत समिति जो होती है वो ब्लॉक लेवल पर होती है तो उसको पंचायत समिति कहते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में एक पंचायत समिति की स्थापना होती है जिसका नाम उसी ब्लॉक के नाम पर होता है। इससे कई राज्यों में जनपद पंचायत या क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं। राज्य सरकार को पंचायत समिति के क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार होता है। पंचायत समिति के प्रमुख प्रखंड की प्रत्येक पंचायत के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं वो ब्लॉक के प्रत्येक पंचायत के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित रहते हैं। आरक्षित पदों में भी 1/3 पद जो है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इनमें से एक महिला के लिए आरक्षित रहता है। अनारक्षित पदों में भी 50% स्थान महिलाओं के लिए जो है आरक्षित रखने का प्रावधान है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का मुखिया जो है पंचायत समिति का सदस्य होता है। प्रखंड के अंतर्गत चुनाव क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित राज्य विधानसभा और संघीय लोकसभा के सभी सदस्य जो है इसके सदस्य होते हैं। उस प्रखंड के निवासी जो विधान परिषद और संघीय राज्यसभा के सदस्य हैं भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत की समितियां और उनके कार्य की अगर हम बात करेंगे तो पहला आता है उसमें नियोजन एवं विकास समिति। अभी जो बात हुई 6 समितियां तो उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसमें आपको ये 6 समितियां याद रखनी है। इसके अगर हम बात करें इसके सदस्य कौन कौन से? सभापति होते हैं, प्रधान होते हैं, 6 अन्य सदस्य होते हैं जिसमें SC ST OBC और महिला का एक सदस्य होता है। समिति का कार्य क्या होता है? तो ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना होता है। कृषि, पशुपालन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना आदि इनका जो है मेन कार्य होता है। दूसरा है निर्माण कार्य समिति। निर्माण कार्य समिति के सदस्य की बात करेंगे तो उसमें सभापति, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, 6 अन्य सदस्य होते हैं। और समिति के कार्य की बात करेंगे तो इसमें समस्त कार्य निर्माण करवाना, समस्त निर्माण कार्य करना और गुणवत्ता निश्चित करना निर्माण समिति का कार्य होता है। फिर आती है शिक्षा समिति। इसका सदस्य की बात करें तो सभापति, उप प्रधान, 6 अन्य सदस्य होते हैं और प्रधानाध्यापक सहयोजित होते हैं, अभिभावक भी सहयोजित होते हैं। ठीक है, समिति का कार्य है प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता संबंधी कार्यों को देखना। फिर आती है प्रशासनिक समिति। इसके सदस्य होते हैं सभापति, प्रधान, अन्य 6 सदस्य इसमें होते हैं नियमानुसार। समिति के कार्य की बात करें तो कमियों और खामियों को देखना प्रशासनिक समिति का कार्य होता है। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की बात करें तो सभापति, ग्राम पंचायत द्वारा नामित समिति, 6 अन्य सदस्य होते हैं। समिति का कार्य है चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य और समाज कल्याण योजनाओं का संचालन करना, अनुसूचित जात जनजाति, पिछड़े वर्ग के उन्नति एवं संरक्षण करना। छठी आती है जल प्रबंधन समिति जिसके सदस्य होते हैं सभापति, ग्राम पंचायत द्वारा नामित, 6 अन्य सदस्य। प्रत्येक राजकीय नलकूप के कमांड एरिया से जो है उपभोक्ता सहयोजित करें। ठीक है, इसका कार्य होता है राजकीय नलकूपों का संचालन, पेयजल संबंधी कार्य देखना। ठीक है, फिर एक होती है निगरानी समिति। निगरानी समिति की बात करेंगे तो ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे
किए गए या किए जा रहे कार्य, स्कीम और अन्य कार्यकलापों को देख रेख के लिए जो है निगरानी समितियों का गठन का अधिकार है। और इन निगरानी समितियों को अपनी रिपोर्ट ग्राम सभा की बैठक में चर्चा रखने हेतु प्रावधान है। इन निगरानी समिति के सदस्य मुखिया, उप मुखिया, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को छोड़कर ग्राम सभा का कोई भी सदस्य हो सकता है। पंचायत समिति के प्रमुख कार्य की बात करें तो पंचायत समिति को अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी विकास कार्यों के संपादन का अधिकार दिया गया है। ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों आदि की मदद से पंचायत समिति ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी आवश्यक कार्य कर सकती है, जैसे कि शिक्षा संबंधी कार्य, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, कृषि संबंधी कार्य, ग्रामोद्योग संबंधी कार्य और आपातकालीन कार्य, सभी कार्य जो है इसके प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे चौथा पॉइंट, जिसमें ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य है। ठीक है, क्या क्या होते हैं ग्राम पंचायतों का अधिकार क्या होता है, दायित्व क्या होता है और कर्तव्य क्या होता है। ठीक है, अधिकार, दायित्व या फिर कर्तव्य क्या होता है, सभी देखेंगे। चलिए संक्षेप में ये चीजें दी गई हैं, अभी इसको हम नीचे विस्तृत में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत का अधिकार और दायित्व की बात करेंगे तो अधिकार में आता है ग्राम पंचायत की भूमि को अर्जित करने का अधिकार है, ग्राम सभा की भूमि पट्टे पर देने का अधिकार है, ग्राम सभा के तालाब, जलाशय को मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर देने का अधिकार है, स्थानीय मेले, जल, प्रकाश व्यवस्था आदि पर जो है आरोपित करने का अधिकार है, कर आरोपित यानी टैक्स लगाने का अधिकार, ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने का अधिकार, बाह्य संगठनों को चंदा देने की शक्ति। इसके बाद दायित्व क्या होता है, सार्वजनिक सड़क, प्रकाश, जल प्रबंधन करवाना, ग्रामीण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के हटवाने का दायित्व, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, सामाजिक और कृषि वानिकी विकास, सार्वजनिक जल वितरण प्रबंधन करना। तो ये संक्षेप में दे दिया। अभी हम देखेंगे डिटेल में थोड़ा सा ग्राम पंचायत के अधिकार। ठीक है, तो धारा 16A के तहत जो है बाहरी संगठन को चंदा देने की शक्ति होती है। अब इसमें ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र की अधिकारिता बाहर ऐसे संगठनों को जो है उनके ऐसे कामों के लिए अंशदान के रूप में ऐसी धनराशि दे सकती है जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमति दे। और धारा 17 के तहत जो है सार्वजनिक सड़क आदि का प्रबंधन करना कार्य होता है। ठीक है, धारा 33 के तहत जो है ग्राम पंचायत द्वारा गाँव की भूमि को अर्जित करने की शक्ति होती है। ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में रहने वाले किसी व्यक्ति जैसे किसी अमीन, पुलिस, ग्राम चौकीदार, प्राइमरी अध्यापक, पटवारी आदि द्वारा अपने सरकारी कर्तव्यों के पालन में किसी कदाचार से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हैं तो ग्राम पंचायत अपनी रिपोर्ट के साथ शिकायत को समुचित प्राधिकारी के पास भेजेगी। प्राधिकारी ऐसी जांच करने के बाद जो सही हो समुचित कार्यवाही करेगी और ग्राम पंचायत को उसके परिणाम की सूचना भेज देगा। अब पंचायतों के कर्तव्य क्या होते हैं, तो ग्राम पंचायतों का गठन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है। इन उद्देश्यों के द्वारा जो है पंचायतों के द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को भी स्पष्ट किया जाता है। पहला होता है कृषि एवं कृषि का विस्तार, ये मेन कार्य है। इसमें कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति करना, बंजर भूमि, चरागाह भूमि का विकास और उनके अनधिकृत संक्रमण और प्रयोग की रोकथाम करना, सारे कार्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि का संरक्षण करना, जिसमें भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण में सरकार तथा अन्य एजेंसियों की सहायता करना और भूमि चकबंदी में सहायता करना। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, जल आच्छादन जैसे विकास कार्य। इसमें लघु सिंचाई परियोजना से जल वितरण के प्रबंध और सहायता करना। ठीक है, लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करना, मरम्मत करवाना, उनका अनुरक्षण, सिंचाई के उद्देश्य से जलापूर्ति का विनियमन करना। चौथा आता है पशुपालन, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, इसमें जितने भी पालतू जानवर हैं, कुक्कुट हैं, अन्य पशुधनों की नस्लों में सुधार लाना और दुग्ध उद्योग, गाँव में मत्स्य पालन का विकास करवाना। मत्स्य पालन पांचवा आता है, जिसे मत्स्य पालन में गांव में मत्स्य माने मछली के पालन का विकास करवाना। सामाजिक और कृषि वानिकी का कार्य भी आता है इसके अंतर्गत। सड़कों और सार्वजनिक भूमि पर किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण करना। सामाजिक और कृषि वानिकी, रेशम उत्पादन का विकास एवं प्रोन्नति करना। सातवां है लघु वन उत्पाद, जिसमें लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास करना आता है। आठवां आता है लघु उद्योग, लघु उद्योगों में विकास में सहायता करना, स्थानीय व्यापारों की प्रोन्नति करना। नवा आता है कुटीर एवं ग्रामोद्योग, इसमें कृषि और वाणिज्यिक उद्योगों में विकास में सहायता करना, कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति करना। ठीक है, तो ये सभी जो है पंचायतों के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें 10वां है ग्रामीण आवास के बारे में, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, आवास स्थलों का वितरण करवाना। ठीक है, उनका अनुरक्षण करना। फिर आता है पेयजल, इसमें पीने का पानी, कपड़ा धोने का पानी, स्नान करने के लिए, प्रयोजन के लिए, जल संभरण की, सार्वजनिक कुआं, तालाब, पोखरों का निर्माण, मरम्मत, अनुरक्षण, पीने के प्रयोजन के लिए जल संभरण को स्रोतों का विनियमन करना। 12वां आता है इसमें ईंधन और चारा भूमि, ये भी कर्तव्य है। इसमें ईंधन और चारा भूमि से संबंधित घास और पौधों का विकास करवाना, चारा भूमि के नियमित अंतरण पर नियंत्रण करना। ठीक है, इसके बाद आता है 13वां, इसमें सड़कें, पुलिया, पुलों, नौका घाट, जल मार्ग, संचार के अन्य साधन बनवाना, ग्राम सड़कों का। ठीक है,
जल मार्गों का अनुरक्षण करना, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटाना, ये सभी कार्य जो है ग्राम पंचायत के जो है होते हैं। ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण करना, सार्वजनिक मार्ग हुआ, ठीक है, अन्य स्थानों पर प्रकाश का उपलब्ध करवाना और उनका अनुरक्षण करना। और 15वां होता है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जैसे कि ग्राम में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के कार्यक्रमों का विकास करना, उनका उन्नति करना और अनुरक्षण करना। फिर आता है गरीबी उपशमन, यानी गरीबी उपशमन कार्यक्रम चलवाना, जैसे गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में प्रोन्नति और कार्यान्वयन करना। फिर आता है शिक्षा, शिक्षा के अंतर्गत प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित हैं, शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना प्रदान करवाना। फिर आता है तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें ग्रामीण कला और शिल्पकला की प्रोन्नति होती है। फिर आता है प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें प्रौढ़ साक्षरता की प्रोन्नति होती है। ठीक है, फिर आता है पुस्तकालय, जिसमें पुस्तकालय और वचनालय की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना। फिर 21वां है खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य, अब इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों की प्रोन्नति, विभिन्न त्योहारों पर सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन, खेलकूद के लिए जो ग्रामीण क्लबों की स्थापना, उनका अनुरक्षण करना। फिर आता है बाजार एवं मेले, जिसमें पंचायत क्षेत्र में मेला, बाजार और हाटों का जो है विनियमन करना। ठीक है, फिर इसके बाद आता है चिकित्सा और स्वच्छता, तो ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति, महामारियों के विरुद्ध रोकथाम, मनुष्य और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम, छुट्टा पशुओं के विरुद्ध निवारक कार्यवाही, जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रीकरण आदि करवाना। फिर आता है परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति और क्रियान्वयन करना। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना, प्रसूति और बाल विकास से संबंधित इसमें काम करवाना, समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी इसमें सम्मिलित है। इसमें वृद्धावस्था विधवा पेंशन योजनाओं की सहायता करना। ठीक है, विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण सम्मिलित समाज कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेना आदि आता है। इसके बाद आता है कमजोर वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण करवाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे कि अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में सार्वजनिक चेतना की प्रोन्नति करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण यानी मॉनिटरिंग करवाना, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण करना, सामुदायिक एसेट्स का परिरक्षण और उनका अनुरक्षण करना आदि कर्तव्य होते हैं। तो ये सभी ग्राम पंचायतों के कर्तव्य होते हैं, 30 कर्तव्य इसमें बताया गया। ठीक है, आपको मोटा मोटा इसमें याद रखना है। फिर अब है पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें चुनौतियां और समाधान, क्या चुनौतियां हैं पंचायती राज व्यवस्था में और उनका समाधान क्या है, ये चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चुनौतियों की बात करेंगे तो ग्रामीण जनता के विकास के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार द्वारा समय समय पर विकास की योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन तो किया जाता है, लेकिन पंचायती राज प्रणाली की क्रियान्वयन में चुनौतियों के कारण इन योजनाओं का लाभ उन ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पाता जो वास्तव में इसके लिए ज़रूरतमंद हैं। ठीक है, इन चुनौतियों के पीछे प्रशासकीय क्रियान्वयन अभिकरणों के संबंधित तंत्रों के कारण दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विकास की समस्याएं कुछ इस प्रकार हैं, यानी कि जो घोटाला बीच में होता है, घूस लेकर काम नहीं होता है, उस तरीके से ये सारी बहुत चुनौतियां, जैसे कि योग्य प्रशासक और विशेषज्ञों की चुनौती। हम सभी जानते हैं कि योग्य प्रशासक और विशेषज्ञ के अभाव में नियोजन कार्य क्या होता है, असफल हो जाता है। ठीक है, योग्य नहीं रहेगा प्रशासक तो भी जो है काम ढंग से नहीं होगा। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के समय में विशेषज्ञ और प्रशासक प्रशासन में आए, लेकिन जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए वो स्थान उन्हें नहीं मिल पाया, अतः वह अपने आप को निराश और हताश अनुभव करते हैं एवं साथ साथ उनका कार्य करने का मनोबल निरंतर गिरता जाता है तथा वह कार्यरत स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थानों में कार्य शुरू कर देते हैं। यदि संयोग से कोई दक्ष प्रशासक या विशेषज्ञ अपनी ईमानदारी, लगन, परिश्रम के साथ विकासात्मक कार्य करने का प्रयास भी करता है, तो उसमें राजनीतिक एवं हाई कमान के दबाव में आकर वो विकासात्मक कार्य चाह कर भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारे जो है कारण है, चुनौती हैं। दूसरा कारण, दूसरी चुनौती है सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी। ठीक है, बिना तथ्यों के आंकड़े ना कोई योजना बन सकती है, न ही कोई वास्तविक कल्पना की जा सकती है, क्योंकि प्रशासन के पास आंकड़ों का निराभाव है। आंकड़े तो सभी विषयों में मिल जाते हैं, परंतु वह सही व विश्वसनीय प्राप्त नहीं होते। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो विधवा पेंशन योजना अथवा ग्रामीण आवास योजना, जब तक प्रशासन को सही विश्वसनीय तथ्य के आंकड़े नहीं प्राप्त होंगे, तब तक ग्रामीण विकास के विकासात्मक कार्यों की योजना बनाना और उनके कार्यान्वयन के व वास्तविक परिणामों की कल्पना करना व्यर्थ होगा। फिर आता है इसमें अधिकारियों पदाधिकारियों के बीच संबंधों की चुनौती। ठीक है, तो जहां नीति निर्माण होता है वहां तथा समन्वयन किया जाता है, जिले के विकास कार्यक्रमों में बेर ब्रेक का कार्य करता है, जिससे विकास कार्य शिथिल पड़ जाते हैं। विकास की योजनाओं के निर्माण का कार्य एवं क्रियान्वयन में कठिनाइयां आती हैं एवं विकास यथोचित नहीं हो पाता। वास्तव में यह प्रत्यक्ष अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि संबंधों के अभाव के कारण विभागीय तनाव, मनमुटाव, ईर्ष्या की भावना का विकास होता है, जिससे आपसी सहयोग या समन्वय
का अभाव दिन पर दिन जो है बढ़ता ही जाता है। इसके बाद आता है विकासात्मक क्रियाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता है, ठीक है। यानी कि जो विकासात्मक कार्य हैं उसको करने में अनियमित है मामला। जैसे कि पंचायती राज जिला नियोजन परिषद की अधिकांश राशि जो होती है योजनाकारों की जेब में चली जाती है, ठीक है। जो योजनाकार होते हैं वही अपने जेब में उसको भर लेते हैं और शेष बची हुई राशि प्रशासकीय अधिकारी एवं राजनीतिक पदाधिकारियों की जेबों में चली जाती है और बची हुई राशि को विकास कार्यों में जो है लगाया जाता है, जो लगभग 15% ही होती है। यानी कि 100% राशि जो आती है उसमें कुछ जो है कुछ पैसे जो है वो नियोजन परिषद में चली जाती है, उनके जो योजनाकार होते हैं वही रख लेते हैं। कुछ पैसे उसमें से जो होते हैं प्रशासकीय अधिकारियों और राजनीतिक पदाधिकारियों की जेबों में चली जाती है और जो बचता है 15% ही बचता है जो उसको विकास के कार्य में लगाया जाता है। तो इस बची राशि के आधार पर विकास की योजना का आधार जो है तैयार नहीं हो पाती। तो ये चुनौती है यानी घूसखोरी खूब बढ़ा हुआ है इसमें। लाल फीताशाही का बढ़ता प्रभाव। लाल फीताशाही के प्रभाव के वृद्धि के कारण विकासात्मक कार्य को पूरा करने में अनावश्यक विलंब होता है, ठीक है। कभी कभी विकासात्मक योजनाओं की फाइलें महीनों तक प्रलंबित पड़ी रह जाती हैं, जिससे आम आदमी विकास के फलों से वंचित रह जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भवन निर्माण हो गया, रोड निर्माण हो गया, इसके लिए प्रस्तुत पत्र यदि जिला परिषद या महानगर पालिका में भेजा जाता है तो महीनों तक प्रलंबित जो है पड़ी रह जाती है। इतना ही नहीं, प्रलंबित कार्य के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण घूसखोरी भ्रष्टाचार को जो है बढ़ावा मिलता है। तो ये सभी चुनौतियां हैं ग्राम पंचायत में। इसके अलावा जन सहभाग की कमी है, ठीक है। जन सहभागी की कमी तो है ही है। पंचायती राज प्रणाली द्वारा क्रियान्वित होने वाली योजनाओं को पूर्ण रूपरेखा क्रियान्वयन और अनुपालन के लिए जन सहयोग की आवश्यकता होती है, चाहे वह ग्राम पंचायत की योजना हो या जिला परिषद की। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा जो है प्रस्तावित योजना को पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों के माध्यम से पूर्ण तो किया जाता है, लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहयोग के अभाव के कारण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना जन सहयोग के बिना जो है सफल नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद आता है योजना के क्रियान्वयन में ढीलापन, ठीक है। तो ये एक अलग प्रकार की चुनौती है। मतलब काम में विकासात्मक जो कार्य होती हैं, योजना परियोजना होती हैं, उनमें क्या होता है बहुत देरी हो जाता है, बहुत धीरे धीरे काम होता है। वास्तविक उसका अर्थ और महत्व जो होता है उस सफल क्रियान्वयन से नहीं होता। और केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकार द्वारा जो विकासात्मक योजनाएं होती हैं वो ढेर सारी लंबी चौड़ी बनाई जाती हैं। कार्य अर्थात उन योजनाओं का क्रियान्वयन कार्य और आरंभ ही नहीं होता, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक कार्यक्रमों या योजनाओं के क्रियान्वयन के ढीलेपन के कारण उस क्षेत्र का विकास केवल कल्पना मात्र रह जाता है। फिर इसके बाद आता है इसमें चुनौती योजनाओं के क्रियान्वयन में स्पाइल विधि, स्पाइल पद्धति व्यक्तिवाद। यानी किसी भी स्थानीय योजना का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन व्यक्तिगत हित स्वार्थ को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। स्थानीय विकास अर्थात जिला नियोजन के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन में व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ साथ अधिकारियों का पूर्वाग्रह, संसाधनों का दुरुपयोग, भाई भतीजावाद इत्यादि गंभीर समस्याएं, जिससे जिले का नियोजन समुचित ढंग से नहीं हो पाता और ना ही उसका क्रियान्वयन, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की चुनौती है। प्रशासनिक मशीनरी में जनतांत्रिकरण का अभाव, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की चुनौती है। इसमें जिला योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन करने वाली प्रशासनिक मशीनरी में जनतांत्रिकरण का अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक मशीनरी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहती है, ठीक है। जन संवाद का अभाव, जन संवाद के कारण ग्रामीण विकास की योजनाओं को शासन ग्रामीण जनता तक पहुंचाने में असफल रही है, जिससे ग्रामीण जनता में योजनाओं का सही ढंग से जो है पता नहीं लगता और वही योजनाएं बनाकर क्रियान्वित कर दी जाती हैं तथा ग्रामीण, गरीब, अशिक्षित, असहाय जनता योजना के आने के इंतजार में अपने साथ जो है समय व्यर्थ में बर्बाद कर देती हैं और वही योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो ये भी है। आर्थिक संसाधन का अभाव है। ग्राम पंचायत हो या जिला परिषद हो, जिनके पास धन की समस्या शुरू से ही रही है, इन संस्थाओं को स्वतंत्र आर्थिक स्रोत तो दिए ही नहीं गए या फिर जो भी दिए गए अर्थ उनका शून्य है। परिणामतः शासकीय अनुदानों पर ही जीवित रहना पड़ता है, ठीक है। दलगत राजनीति के दुष्परिणाम। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस समस्या के विषय में विभागीय आयुक्त का मत है कि जिला नियोजन हो या पंचायती राज व्यवस्था हो, उनके सफलता के मार्ग से सबसे बड़ी बाधा दलगत राजनीति है, जो धीरे धीरे राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही है। जिला नियोजन परिषद हो या स्थानीय कोई भी निकाय जैसे पंचायतें, इनमें छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हुआ करते हैं, दलबंदी होती है और बहुत सा समय झगड़ों में चला जाता है। फिर इसमें है चुनौतियों का समाधान। अब कैसे करें, सब चुनौतियां हो गई, अब इनका समाधान। तो समाधान के लिए पहला पॉइंट है अधिकारी एवं आम जनता को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग देना चाहिए, ताकि ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन में को सहयोग मिल सके। विकासात्मक कार्यों को करने के लिए
प्रशासकों विशेषज्ञों को स्वतंत्रता होने से वह अपने अनुभव एवं कार्य कर सकेंगे। संबंधित समस्या के वास्तविक आंकड़े तथा तथ्य प्रशासन को प्राप्त कराने में संबंधित व्यक्ति को सहयोग प्रदान करना चाहिए। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रस्तावित फाइलों की यथोचित कार्यवाही के साथ एक निश्चित अवधि के अंदर पूर्ण करना चाहिए। राजनीतिक दल एवं हाई कमानों का नियंत्रण समय समय पर होना चाहिए ताकि उनका मनोबल, लगन और ईमानदारी से कार्य करते रहें, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि ज़्यादा नियंत्रण ही भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। विकास कार्यों का नियोजन, कार्यान्वयन एवं उसका मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिए, जिससे पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से हो सकेगा। व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, बल्कि जनहित को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन करना चाहिए। आय के पर्याप्त एवं स्वतंत्र स्रोत पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने चाहिए ताकि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सके। ठीक है। जिला स्तर के योजनाकार क्षेत्रों में जाकर ग्रामीण वास्तविकताओं को जानने के लिए अपने समय का उचित अंश गांव में गुजारें। यह न केवल आयोजनों को कम गुण और अधिक अर्थवान बनाएगा, बल्कि अधिक अच्छे क्रियान्वयन की संभावना भी होगी। तो ये सारे समाधान हैं। निष्कर्ष की बात करें तो ये आवश्यक हो गया है, ये कहना आवश्यक हो गया कि शासन एवं जनता को अपनी जिम्मेदारी एवं जवाबदारियों के सक्रियता से निभाने का प्रयास करें। जब तक जनता व शासन अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन नहीं करेगी, तब तक गांधी जी के सपनों को साकार करने की कल्पना अधूरी रहेगी। अतः आवश्यक है कि जनता व शासन अपनी भूमिका को समझें। तो इसमें जनता और शासन प्रशासन दोनों का सहभागी साथ होना जरूरी है, तभी जो है पूर्ण रूप से कार्य ढंग से योजना परियोजना गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो पाएगा। ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 2 जो होता है ये होता है समाप्त। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी को एक साथ एक बुक में मैराथन टाइप का लेकर आएंगे, तो इसलिए आपको चैनल से बने रहना है, चैनल से जुड़े रहना है। ठीक है। तीसरा चैप्टर जो होगा वो होगा पंचायतों का वित्तीय स्रोत और कार्य योजना। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।